हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां लद्दाख में एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस बनाकर बैठा था चीन के सैनिक, पीछे हटे तो गिरा दी बड़ी इमारत। जी हां दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरों से सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों दिखाएंगे आपको भी ये तस्वीरें और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का अलग ही एक दुख नजर आया है। बताएंगे अब क्या है दुख। जी हाँ दोस्तों, आप भी जानकर कहेंगे ये तो होना ही था। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां यूक्रेन के 7 महीने बाद पुतिन ने आखिर खोल ही दिया राज, बताया क्या हासिल करके बंद करेंगे यूक्रेन का वार। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ एक और सबसे बड़ी खबर बताएंगे जहां पर अब रेल यात्रियों को वेटिंग लिस्ट से मिलेगा छुटकारा, मिलेगी ऐसे कंफर्म टिकट। दोस्तों तो हर तरह की जानकारी आपको अभी बताने वाले हैं दोस्तों, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और एक ना एक दिन जल्द ही नंबर 1 देश बन जाएगा। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर लद्दाख में एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस बनाकर बैठे थे चीन के सैनिक, पीछे हटे तो गिरा दी इमारत। सैटेलाइट तस्वीरों में बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, एलएसी के पास चीन ने बना ली थी बहुत बड़ी सैन्य इमारत, और नई सैटेलाइट तस्वीरों से इसको लेकर जब देखा तो हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा पर हालात सामान्य की ओर बढ़ रहे हैं। नई सैटेलाइट तस्वीरें इस बात की पुष्टि करती हैं कि चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग में एलओसी के पार कब्जे वाले स्थान से 3 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। दोस्तों सैनिकों की वापसी एक संयुक्त सैन्य वापसी बोले तो डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके तहत चीन की सेना को एलएसी के पास एक बड़े मिलिट्री बेस को छोड़ना पड़ा। और ये बेस ऐसे इलाके के पास था जहां 2020 में भारतीय सेना गश्त करती थी। भारत और चीन की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में गश्त चौकी बोले तो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर सैनिकों की वापसी प्रक्रिया का संयुक्त सत्यापन किया। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान चीन ने अपने कब्जे वाली जमीन पर एक बहुत बड़ी सैन्य इमारत का निर्माण कर लिया था। नई आई सैटेलाइट तस्वीरों में डिसएंगेजमेंट से पहले की तस्वीर देखने से इसका पता चलता है। दोस्तों तस्वीरों में यह भी दिखाई देता है कि जिस जगह पर चीन ने सैन्य इमारत का निर्माण किया था, उसी जगह पर 2020 से पहले भारतीय सेना गश्त करती थी। तस्वीरों के मुताबिक इस इमारत का निर्माण खाइयों के बीच में पैदल सेना या मोर्टार के लिए किया गया था। दोस्तों तो वहीं हाल की तस्वीरों में दिखता है कि अब वहां पर इमारत नहीं है। इन तस्वीरों में किसी भी बफर जोन या नो मैंस लैंड की सीमा को नहीं, बल्कि चीनी सैनिकों की स्थिति को केंद्रित किया गया। यानी कि दोस्तों अगर ये डिसएंगेजमेंट नहीं होता तो ये समझ लो कि चीन बहुत बड़ी चाल चलने वाला था दोस्तों। और इस प्रकार से इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना इतने कम समय में, यानी कि दोस्तों कोई बहुत बड़ा चाल चीन चलने वाला था। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या अभी भी चीन पर भरोसा करना सही रहेगा या फिर किसी भी कीमत पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए? चैनल पर दोस्तों अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा, और दोस्तों जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। एक और खबर की बात करें जहां पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का एक अलग ही दुख कहा, हमारे दोस्त भी हमें भिखारी समझते हैं, फोन करो तो उन्हें लगता है पैसे मांगेगा। जी हाँ दोस्तों, राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की तकलीफ में भयानक बाढ़ ने बड़ा इजाफा किया है। दोस्तों जो चुनौतियां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने थी, वही नए पीएम शहबाज शरीफ को भी झेलने पड़ रही है। वकीलों के एक सम्मेलन में बोलते हुए शहबाज शरीफ ने मुल्क की लचर अर्थव्यवस्था का जिक्र किया और कहा कि मित्र देश भी ये सोचते हैं कि हम भिखारी हैं। उन्होंने कहा आज जब हम किसी मित्र देश में जाते हैं या उन्हें फोन करते हैं तो उन्हें लगता है कि हम उनसे पैसे मांगने आए हैं। अपने संबोधन में शहबाज ने भारत के आर्थिक विकास का भी जिक्र किया। जी हाँ दोस्तों, बाढ़ से आई तबाही के बारे में उन्होंने कहा कि बाढ़ से पहले भी अर्थव्यवस्था मुश्किलों से जूझ रही थी, लेकिन आपदा ने इसे बदतर हालात में पहुंचा दिया है। उन्होंने बताया कि अप्रैल में जब वो प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पतन के कगार पर थी। शहबाज ने इमरान खान नीति पीटीआई सरकार पर महंगाई को बढ़ाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने आईएमएफ के साथ समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया, जिससे मौजूदा सरकार के पास कड़ी शर्तों को स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। लेकिन दोस्तों शहबाज शरीफ ने आगे कहा कि पाकिस्तान से छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश आज हमसे आगे निकल चुके हैं और हम आज 75 साल भी भीख का कटोरा लेकर घूम रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शहबाज ने कहा मैं नाम लेकर कहता हूँ, अगर एक जमाने में हिंदुस्तान हमसे लोहे के मैदान में आगे था तो हम टेक्सटाइल में उससे भी
आगे थे। हिंदुस्तान के रुपए की कीमत पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले कम थी। ऐसे कई देश जिनकी जीडीपी हमसे कम थी वे आज आसमानों से बातें कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों शहबाज शरीफ ने ये भाषण देकर दोस्तों बयान देकर के बता दिया है कि आज क्या है पाकिस्तान की स्थिति और भारत की स्थिति क्या है। ऐसे में दोस्तों शहबाज शरीफ बोले तो पाकिस्तान के सरकार की दोस्तों जो हरकतें हैं, अगर ये हरकतें ऐसी ही रही तो शायद कभी पाकिस्तान ऊपर ना चढ़ पाए और हमेशा के लिए गिरता हुआ चला जाए, क्योंकि भारत ने साफ तौर पर कहा हुआ है पाकिस्तान से जिस दिन आतंकवाद पूरे तरीके से पाकिस्तान में खत्म हो जाएगा पाकिस्तान ऑटोमेटिकली बढ़त और प्रोग्रेस करना शुरू कर देगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से शहबाज शरीफ फोन करते हैं दोस्तों और उनको भिखारी समझा जाता है, क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या पाकिस्तान की इमेज पूरे विश्व में डाउन हो चुकी है? आपकी जो भी राय है वो जरूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों अपने भारत पर गर्व है हमको, ये कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर युद्ध के 7 महीने बाद पुतिन ने आखिर खोल ही दिया राज, बताया क्या हासिल करके बंद करेंगे यूक्रेन का वार। जी हाँ दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व वाले रशिया ने आखिर यूक्रेन से युद्ध क्यों शुरू किया, वे आखिर किस शर्त पर ये युद्ध बंद करने को तैयार होंगे, ये 2 सवाल पिछले 7 महीने से पूरी दुनिया को परेशान कर रही है। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार खुद ही इन सवालों का जवाब दे दिया है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद पहुंचे पुतिन ने अपना टारगेट और वो शर्त बताई जिसके पूरा होने के बाद वो इस युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के पूरे पूर्वी डोनबास क्षेत्र की मुक्ति रशिया का मेन टारगेट है। जी हाँ दोस्तों, इस टारगेट में कोई बदलाव नहीं आया है और ना ही इसकी कोई जरूरत है। जब तक रूस इस टारगेट को पूरी तरह हासिल नहीं कर लेता तब तक जंग रुकने की संभावना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के पूरे पूर्वी डोनबास क्षेत्र की आजादी कराना रशिया का मेन टारगेट, मेन लक्ष्य है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जब तक ये लक्ष्य नहीं पा लेते ये युद्ध नहीं रुकेगा। क्या लगता है दोस्तों आपको? ऐसे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर शहबाज शरीफ की यूएनजीए दौरे के समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की है संभावना। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की आगामी न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान उनके अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने की संभावना है। मीडिया में शनिवार को आई एक खबर में ये जानकारी दी गई है दोस्तों। सरकार द्वारा संचालित रेडियो पाकिस्तान की खबर के अनुसार शहबाज शरीफ 20 सितंबर से शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भाग लेंगे दोस्तों। वो 19 सितंबर को लंदन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की राजकीय अंत्येष्टि में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगे और इसके बारे में 5 दिनों की यात्रा पर अमेरिका रवाना होंगे। जी हाँ, अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान शहबाज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रमुखों के साथ बैठक भी करेंगे दोस्तों। नकदी की कमी से जूझ रहा पाकिस्तान वित्तीय संकट से उबरने के लिए करीबी सहयोगियों से मदद मांग रहा है और IMF ने पिछले महीने पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर के राहत पैकेज को भी मंजूरी दी थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी शहबाज शरीफ का जो बाइडेन के साथ मुलाकात को लेकर बड़ी खबर दोस्तों। ऐसे में आपको बता दें और बड़ी खबर आ रही है शहबाज शरीफ से ही जुड़ी, जहां पर नवंबर में शहबाज शरीफ चीन का दौरा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नवंबर में चीन का दौरा करेंगे और उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मास्को आने का निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया है। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी है दोस्तों। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के इतर उज्बेकिस्तान के समरकंद में एक बैठक के दौरान शरीफ को चीन आने का निमंत्रण दिया। SCO का शिखर सम्मेलन शुक्रवार को संपन्न हुआ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, एक और देश पूरे तरीके से बाढ़ में डूब रहा है दोस्तों, दूसरी और गरीबी, तीसरी हर एक नागरिक पर लाखों रुपए का कर्ज। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी पाकिस्तान की सरकार बाज आती नजर नहीं आ रही है दोस्तों, क्योंकि अगर आप किसी के साथ मुलाकात करते हो और वो अपने घर पर आने के लिए आपको कहता है दोस्तों, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज में हाँ करके वहाँ पहुँच जाना चाहिए। जो स्थिति आज पाकिस्तान की है उसमें अपने देश में रहकर ही लोगों के घाव और दर्द पर मरहम लगाने का है, ना कि विदेशी यात्रा घूमने का। ऐसे में दोस्तों शहबाज शरीफ की इस विदेशी यात्रा को लेकर कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर ताइवान पर क्या 2027 तक कब्जा करना चाहता है चीन। जिनपिंग ने सेना को दिए मास्टर प्लान तैयार करने के ऑर्डर। CIA ने किया है बड़ा दावा। बता दें, चीन और ताइवान के बीच पिछले दिनों तनाव अपने चरम पर है। हालात संघर्ष की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन किसी भी पक्ष ने अपना संयम नहीं खोया। अमेरिका ताइवान का खुलकर समर्थन कर रहा है और यही बात चीन को भड़का
चमका रही है। जी हाँ, इसी बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर डेविड कोहेन ने कहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाहते हैं कि उनकी सेना 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने में सक्षम हो जाए। CNN ने अपनी रिपोर्ट में इसकी बहुत बड़ी जानकारी दी है। हालांकि कोहेन ने कहा है कि एजेंसी अभी भी मानती है कि चीन शांतिपूर्ण तरीके से द्वीप को PRC बोले तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में मिलाना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कल लंदन के लिए रवाना हो चुकी थी। महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में आज हो रही हैं शामिल। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज की अंतिम संस्कार में शामिल होने और भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए लंदन के लिए रवाना हो चुकी थी। और इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू लंदन में भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करेंगी। क्वीन एलिजाबेथ का 8 सितंबर को स्कॉटलैंड के बालमोरल महल में निधन हो गया था। क्वीन एलिजाबेथ का 19 सितंबर को अंतिम संस्कार यानी आज किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक बार फिर से श्रद्धांजलि उनको जरूर दे दीजिएगा एलिजाबेथ को। एक और खबर की बात करें जहां पर यूक्रेन के खिलाफ क्या लड़ाई में रशिया को कम पड़ रहे हथियार, जमीन पर मिला S-300 मिसाइल के दागे जाने का सबूत बता दें। यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू करने वाले रूस को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि उसके पास हथियारों की कमी हो गई है। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि उसने रूसी सेना के कब्जे वाले 6000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा फिर से कर लिया है। दोस्तों, इस क्षेत्र में करीब 20 शहर बसे हुए हैं। रूस के पास हथियारों की कमी के कुछ सबूत इन शहरों में भी देखने को मिले हैं। विश्लेषकों का कहना है कि यूक्रेन सेना की ओर से खाली कराई गई जमीन पर कुछ ऐसे निशान मिले हैं जिससे देखकर ऐसा लग रहा है कि रूसी सेना ने वहां पर S-300 मिसाइलें दागी थी। जी हाँ दोस्तों, विश्लेषकों ने कहा कि S-300 को आसमान में मिसाइल या विमानों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है, न कि जमीन पर निशाना लगाने के लिए। रूस द्वारा जमीनी हमलों के लिए S-300 मिसाइल के इस्तेमाल से पता चलता है कि महीनों से चल रहे युद्ध के चलते उसके पास कुछ सटीक हथियारों की कमी हो गई है, जिसकी वजह से रूस ने S-300 मिसाइलें जमीनों पर दागी। जी हाँ दोस्तों, बात करें और खबर की जहां पर SCO के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी, जिनपिंग और शहबाज शरीफ फिर भी संवाद नहीं। आखिर क्या है संदेश बता दें। जिस दौर में पूरी दुनिया कोरोना महामारी के बाद आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है, ठीक उसी दौर में दुनिया की 3 महाशक्तियों का उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में मिलना हुआ। SCO के सम्मेलन में जिस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत हुआ, उसी उत्साह के साथ PM मोदी जी ने आपसी सहयोग से विकास की बात कही। उन्होंने संगठन के तमाम देशों के साथ आगे बढ़ने की बात कही। समरकंद में भारत के इस दमखम और दबदबे ने पाकिस्तान की चिंता बढ़ाई तो वो बाढ़ का दर्द बयां करने लगा। आतंकियों को पनाहगाह देने वाला मुल्क खुद को ही पीड़ित बताने लगा। तो वहीं SCO की इस बैठक में सबसे बड़ा सस्पेंस PM मोदी जी और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात को लेकर बना रहा। माना जा रहा था कि LAC से सेनाओं के पीछे हटने के बाद दोनों देशों के PM बातचीत करेंगे, लेकिन इस बड़े मंच पर चीन से दूरी बनाकर भारत ने कड़ा संदेश दिया है कि विस्तारवादी सोच वाले चीन के साथ अभी मंच साझा करना संभव नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं की। इनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव शामिल है। हालांकि दिन भर ये भी चर्चा होती रही कि PM मोदी जी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात हो सकती है, लेकिन दोनों ही नेता वेटिंग में रह गए और मुलाकात नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोस्तों इन दोनों नेताओं से नहीं मिले, क्या मोदी जी का डिसीजन बिल्कुल सही रहा? दोस्तों, आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें जहां पर भारत में चीते लाने को लेकर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही बात कहा। एक समय ऐसा था जब हम कबूतर छोड़ते थे, अब चीते छोड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, PM मोदी जी ने देश भर में उत्पादों के निर्बाध आवागमन को बढ़ावा देने के लिए शनिवार शाम राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति बोले तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च की है। दोस्तों, इस नीति के तहत प्रक्रियागत इंजीनियरिंग, डिजिटाइजेशन और बहु साधन परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान दिए जाने की संभावना है। केंद्र ने इस पर अमल करके लॉजिस्टिक लागत को 13% से कम करके 8% तक लाने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के शुभारंभ पर PM नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। देश बदल रहा है, पहले हम कबूतर छोड़ते थे, आज चीता छोड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या आप प्रधानमंत्री मोदी जी की इन बातों से सहमत
बात है दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको बता दें इसी से जुड़ी खबर, जहां कूनो में चीता मित्रों से बोले पीएम मोदी जी, कहा मेरे नाम से अगर मेरे रिश्तेदार भी आ जाएं तो उनको घुसने मत देना। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर करीब 74 साल बाद देश भर में एक बार फिर चीतों की वापसी हुई है। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कल कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया, जो अब उनका नया घर है। चूँकि विदेश से लाए गए इन चीतों का जलवायु बदला है, इसलिए अभी इन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। ऐसे चीतों की देखरेख के लिए वहाँ चीता मित्रों की नियुक्ति भी की गई है, जो न सिर्फ चीतों की सुविधा का ख्याल रखेंगे बल्कि लोगों को भी उसके पास जाने से अभी रोकेंगे। कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन चीता मित्रों से मिले और उनसे बातें की। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान चीतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे जो कहा वो उसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या नेता लोग करेंगे मेरे जैसे। अभी बताया गया होगा थोड़े दिनों तक चीता देखने के लिए आना नहीं है, उसे सेटल होने देना है, फिर वो बड़ी जगह पर जाएगा जहां वहां कुछ दिन सेटल होने उनको देना है। लेकिन सब नेता लोग आ जाएंगे, नेता के रिश्तेदार आ जाएंगे, ये टीवी कैमरे वाले आ जाएंगे। वो होता है ना सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज वाले, वो आप पर दबाव डालेंगे, अफसरों पर दबाव डालेंगे, लेकिन ये आपका काम है कि उनको घुसने मत देना। अगर मैं भी आऊं तो मुझे घुसने मत देना, मेरे नाम से मेरा कोई भी रिश्तेदार आ जाए तो उसको भी घुसने मत देना। जी हाँ, ऐसे में मोदी जी ने दिखा दिया है दोस्तों कि देश के विकास में हर एक नागरिक का बराबर सहयोग और भागीदार है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर रूस के पड़ोसी किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के सैनिकों में खूनी झड़प, 24 मरे और 87 घायल। जी हाँ, दुनिया में पिछले 7 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और इसी बीच अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच भी जंग शुरू हो गई है। अब सोवियत संघ का हिस्सा रहे किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच भी लड़ाई भड़क गई है। दोनों ओर से शुक्रवार को भारी हथियारों से हुई गोलाबारी में 24 लोग मारे गए हैं दोस्तों और 87 घायल हुए हैं और दोनों देशों ने इस झड़प का इल्जाम एक दूसरे के ऊपर लगाया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच छोटी मोटी झड़प इस हफ्ते से ही शुरू हो गई थी, लेकिन शुक्रवार को अचानक ये बहुत बड़ी हो गई। ताजिकिस्तान की सेना ने टैंक, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर के साथ किर्गिस्तान के सरहदी शहर बातकेन पर गोले और रॉकेट बरसाने शुरू कर दिया। अचानक शुरू हुए इस हमले से शहर में भगदड़ मच गए। हालात गंभीर होते देख किर्गिस्तान की सरकार ने इमरजेंसी ऑपरेशन चलाकर शहर में रहने वाले 1,36,000 लोगों को वहां से निकाला। एक और खबर की बात करें, जहां पर कजाकिस्तान ने राजधानी का नाम बदला, राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया। जी हां दोस्तों, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने संविधान में किए गए उन संशोधनों पर शनिवार को हस्ताक्षर कर दिए जो राष्ट्रपति के कार्यालय को बढ़ाकर 7 साल करने और देश की राजधानी का पुराना नाम फिर से रखे जाने का प्रावधान करता है। जनवरी में हुए हिंसक प्रदर्शनों में 200 से अधिक लोगों के मारे जाने के बाद राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव द्वारा राजनीतिक एवं आर्थिक सुधार किए जाने का आह्वान करने के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। कजाकिस्तान की संसद ने राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाकर 7 वर्ष करने और देश की राजधानी का नाम बदलने से संबंधित संविधान संशोधनों को शुक्रवार को आम सहमति से पारित कर दिया। और खबर की बात करें, जहां पर झारखंड के हजारीबाग में बहुत बड़ा हादसा, नदी में गिरी 52 यात्रियों को ले जा रही बस 7 की मौत। पीएम मोदी जी ने जताया दुख। बता दें झारखंड के हजारीबाग जिले से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई दोस्तों। यहाँ एक बस नदी में गिर गई। हादसे में 6 लोगों की मौत होने की खबर है। इसके अलावा कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बस में 52 लोग सवार थे। बस में सभी गिरिडीह से रांची धार्मिक कीर्तन कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि कुछ लोगों के बस में फंसे होने की आशंका के कारण बचाव कार्य जारी है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि बस 30 फीट नीचे नदी में पलट गई है दोस्तों। घायलों को सदर अस्पताल हजारीबाग में भर्ती कराया गया है दोस्तों और मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि जो घायल हैं दोस्तों कुछ बहुत बुरी स्थिति में घायल हैं। एक और खबर की बात करें, जहां पर फूलपुर के रास्ते दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने की तैयारी नीतीश कुमार ने 2024 के लिए कस दी ऐसी कमर। बता दें लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विपक्ष भी इस बार पहले से तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में नीतीश कुमार के ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। यहाँ ये कहा भी जा रहा है दोस्तों कि नीतीश कुमार प्रयागराज की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि फूलपुर सीट वो क्षेत्र है जहां से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी चुनाव लड़ा था। पंडित नेहरू फूलपुर सीट से चुनाव लड़कर ही 3 बार सांसद चुने गए और देश के प्रधानमंत्री बने। नेहरू के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह, बोले तो विश्वनाथ प्रताप सिंह भी फूलपुर सीट से सांसद रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि यूपी के रास्ते नीतीश कुमार की है दिल्ली
दिल्ली की तैयारी। क्या लगता है दोस्तों आपको, नीतीश कुमार के अपने इस प्लान में कभी सक्सेस हो पाएंगे दोस्तों, और प्रधानमंत्री क्या फिर से नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे दोस्तों? क्या कहते हैं आप लोग, बताइएगा जरूर। देखते हैं भारत की जनता की इस पर क्या राय है। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां मुश्किल में तेजस्वी यादव, सीबीआई ने की बिहार के डिप्टी सीएम की जमानत निरस्त करने की मांग। बता दें, बहुचर्चित IRCTC घोटाले को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने इससे जुड़े अफसरों को धमकाने के मामले में यादव की जमानत निरस्त करने की मांग करते हुए दिल्ली की एक विशेष अदालत में अर्जी दायर कर दी। विशेष कोर्ट की जज गीतांजलि गोयल ने सीबीआई की अर्जी पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सीबीआई ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई अफसरों को धमकाया, इसलिए उनकी जमानत निरस्त कर दी जाए। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने शनिवार को सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया और मामले को 28 सितंबर 2022 के लिए सूचीबद्ध कर दिया। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर ओडिशा में हावड़ा भुवनेश्वर जनशताब्दी एक्सप्रेस पटरी से उतरी, टल गया बहुत बड़ा हादसा। बता दें, हावड़ा भुवनेश्वर जनशताब्दी एक्सप्रेस शनिवार शाम ओडिशा के भद्रक के पास पटरी से उतर गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। साउथ वेस्टर्न रेलवे के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। इस घटना में 2 डिब्बों के 2 पहिए पटरी से उतर गए थे। साउथ वेस्टर्न रेलवे के अधिकारी एसी साहू ने बताया है कि अचानक ब्रेक लगने से इंजन के बाद लगे गार्ड सह सामान वैन बोले तो SLR के आगे के 2 पहिए पटरी से उतर गए। और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट में कल किसानों के लिए किए गए बहुत बड़े फैसले। बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद द्वारा कैबिनेट बाई सर्कुलेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रस्ताव शनिवार को पास किया गया, जिसमें यूपी कैबिनेट ने किसानों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए। जी हां दोस्तों, कमजोर मानसून की स्थिति में राज्य पोषित प्रमाणित बीजों के वितरण की योजना के अंतर्गत अल्पकालीन सरसों एवं सामान्य सरसों तथा रागी के निःशुल्क बीज मिनी कट वितरण कार्य योजना हेतु 867 लाख की धनराशि बीज अनुदान के मद से किए जाने का प्रस्ताव का समर्थन किया है दोस्तों। और भी बहुत सारी घोषणाएं योगी जी ने की है। साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, अब रेल यात्रियों को वेटिंग लिस्ट से मिलेगा छुटकारा, मिलेगी कंफर्म सीट। बता दें, भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन को देखते हुए कई ट्रेनों में डिब्बों की संख्या बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। त्योहारों को देखते हुए ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रेनों में डिब्बे बढ़ाने जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को कंफर्म सीट मिल सकेगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने जिन ट्रेनों में डिब्बे बढ़ाने की घोषणा की है, उनमें बीकानेर दादर ट्रेन उदयपुर सिटी, दिल्ली सराय रोहिल्ला ट्रेन उदयपुर सिटी, खजुराहो ट्रेन भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, बाकी सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी है, जो ट्रेनों के डिब्बे बढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों। ऐसे में आप लोगों को इन त्योहारों के मौसम में दोस्तों किधर जाना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें, जहां भारत पाकिस्तान समेत 12 देशों की टीमें हुई घोषित। जी हां, अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बोले तो BCCI ने पहले ही 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप का आगाज 16 अक्टूबर होना है और 13 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा। इस बार टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग ले रही हैं। इनमें से 8 ने सीधे ग्रुप 12 स्टेज के लिए क्वालिफाई किया है दोस्तों, जबकि बाकी 4 टीमें क्वालिफिकेशन राउंड जीतकर अपनी जगह पक्की करेंगी और ये क्वालिफिकेशन राउंड में 8 टीमें आपस में भिड़ेंगी। ऐसे में अब तक 16 सितंबर ग्रुप 12 और क्वालिफिकेशन राउंड की सभी टीमें 16 में से 12 टीमों ने अपनी क्वाड घोषित कर दी है, जबकि ग्रुप 12 में सिर्फ न्यूजीलैंड को अपनी टीम घोषित करना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं क्वालिफिकेशन राउंड में UAE, आयरलैंड और स्कॉटलैंड को अपनी टीमें घोषित करना बाकी है। ऐसे में सबसे बड़ी खबर थी दोस्तों ये, आपको बता दें। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे में ये तब तक की सारी बड़ी खबरें, आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।